Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the second lecture of this chapter. चैप्टर का नाम Atoms and Molecules, NCERT साइंस ऑफ क्लास 9th की, और ये है केमिस्ट्री पार्ट साइंस का. ठीक है, इससे पहले इसी चैप्टर का हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं विच यू कैन वॉच ऑन द आई बटन बाय क्लिकिंग. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटम के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, और सम इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, आज हम एटम की कुछ डिटेल से बातें करेंगे और एटम के साथ में ही हम मॉलिक्यूल्स की भी बातें करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. साइज ऑफ एटम. एटम का साइज क्या होता है? सबसे पहली बात कि एटम को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. एटम कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज. कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज. इसका मीनिंग क्या हो गया कि क्या एटम को हम देख सकते हैं? आंसर है यस. क्या हम एटम को नेकेड आइज से देख सकते हैं? आंसर है नो. फिर कैसे देखेंगे? इसके लिए हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो चलिए एटम की हम साइज की बात कर रहे हैं. जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते हैं उसको हम कैसे मेजर करेंगे? जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते आंखों से उसको कैसे मेजर करेंगे? लेकिन मेजर तो करते हैं और हमें पता भी है कि एटम का साइज कितना होता है. ध्यान रखिएगा, एटम की जो साइज होती है, एटम की जो साइज होती है उसको नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है. नैनोमीटर्स. अब क्वेश्चन ये है कि नैनोमीटर क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि नैनोमीटर क्या होता है. तो देखिए, सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ मैं. ये है आपके पास एक 1 मीटर. ठीक है, इस 1 मीटर को आपको पीसेस करने हैं. कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर आप इक्वल कर देते हैं, 1 मीटर को अगर आप डिवाइड करते हैं इस नंबर से, तो अब जो आपका आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 नैनोमीटर. ठीक है, इतना होता है 1 नैनोमीटर. आप सोच सकते हैं कि 1 मीटर के आपको इतने इक्वल पार्ट्स करने हैं. उसके बाद में जो पार्ट बचेगा आंखों से दिखेगा भी नहीं. यू कैन नॉट सी दैट पार्ट विद योर नॉर्मल आइस. ओके, नॉर्मल आइस का मतलब यह है कि आपकी जो सिंपल आइस है जिसमें आपने कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज नहीं किया है. सो दैट इज द साइज ऑफ एन एटम. ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर देखिए एक टेबल गिवन है, बहुत ही अच्छा टेबल गिवन है, और उसके अंदर आपको कंपैरिजन करके बताया गया है. ठीक है, कि सबसे पहले उसमें कंपैरिजन के लिए गया है वाटरमेलन, तरबूज जिसको हम बोलते हैं. उस वाटरमेलन की जो साइज होती है उसके लिए उसमें बोला गया है कि ये होती है 10 टू द पावर 1 मीटर. 10 टू द पावर 1 मीटर कितना होता है? अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन इट बिकम्स सेंटीमीटर. अब आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को कन्वर्ट करना भी नहीं आता होगा. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? पावर -1 का मतलब ये होता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10. इसको हटा दीजिए, अब नीचे आ गया ये पावर, पॉजिटिव भी हो गया, 10 टू द पावर पॉजिटिव 1 हो गया. ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 10 सेंटीमीटर. यानी कि जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसका साइज कितना होता है? 10 सेंटीमीटर. अब ये 10 सेंटीमीटर कितना होता है? आप लोगों के पास में जो स्केल होता है ये एक एवरेज साइज लिया गया है. एवरेज साइज इतना होता है. हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कहें कि सर हमने तो बहुत बड़ा तरबूज भी देखा है. ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज साइज की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ये हो गया वाटरमेलन का साइज. अब वाटरमेलन तो बड़ा होता है, इससे छोटे पे आते हैं, एंट की बात करते हैं. एंट बोले तो चींटी. ठीक है, उसकी जो साइज होती है वो होती है 10 टू द पावर -2 मीटर. 10 टू द पावर -2 मीटर. इसको भी जब आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? 100 यानी कि सेंटीमीटर में, तो ये आंसर आता है 1 सेंटीमीटर. अब चींटी देखी होगी जरूर आप लोगों ने. चींटी अगर आप लोगों ने देखी है तो उसकी साइज को तो हम मेजर कर सकते हैं. एंट का साइज हो गया 1 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका सैंड पार्टिकल. सैंड यानी कि मिट्टी, बालू, पार्टिकल उसका, और उस सैंड के पार्टिकल का जो साइज होता है उसको हम मेजर करते हैं 10 टू द पावर -4 मीटर में.
10⁻⁴ मीटर में। इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट बाई 100, देन इट बिकम्स 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको 0.01 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ये होता है साइज किसका, सेंड के पार्टिकल का। ध्यान रखिएगा, वी कैन सी द सेंड पार्टिकल विद आवर नेकेड आइज। तो इसका मतलब अभी भी इस लेवल तक हम उनको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल HB जो है उसको नोटेट करते हैं हम हीमोग्लोबिन के लिए, और उसके लिए जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो है 10⁻⁸ मीटर। ये साइज इतना छोटा है कि अब हम इसकी आँखों से हम इसको देख नहीं पाएंगे और इसको आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होता है ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एटम के साइज़ के हम इक्वल पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। H2O बोले तो वाटर, H2O का मॉलिक्यूल, उसका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। और इसके भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये 10⁻⁶ रहेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, बहुत ही कम है। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप 1 सेंटीमीटर लिखो ऊपर और उसको डिवाइड कर दो, उसके पार्ट कर दो, कितने 0 लगा दो 7 0 लगा दो इसके ऊपर, 2 4 5 6 7। अब इसको अगर आप सोल्व करके देखेंगे 1 सेंटीमीटर को आपको कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़। 1 सेंटीमीटर को आप 1 करोड़ से कीजिए क्या, डिवाइड, फिर 1 करोड़ से डिवाइड करने के बाद जो पार्ट बचेगा उसकी साइज जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल होती है। इट मीन्स यू कैन से कि वाटर के मॉलिक्यूल का साइज भी बहुत छोटा होता है। अब आते हैं हम हमारे हाइड्रोजन एटम के ऊपर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम सबसे छोटे एटम के लिए जो है इसी को बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है वो कितना बड़ा होगा, हाइड्रोजन एटम कितना बड़ा होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे देखना बंद कर दिया था, यानी कि इसके नीचे की जो चीज़ें हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। न तो हम वाटर का एक मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम वाटर तो देख सकते हैं, वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। ठीक है, तो वाटर की हेल्प से हम ऐसा विद द हेल्प ऑफ वाटर और विद द हेल्प ऑफ सिंपल हमारे जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम हमारी जो ये आइज़ की एक लिमिटेशन है, आइज़ की क्या है, एक लिमिटेशन है और उसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी एटम की साइज़ की बात। अब हम बात क्यों करते हैं, एटम की बात क्यों कर रहे हैं, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या हमें जो दिखाई भी नहीं देता है उसकी बात हम क्यों करें। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमारे चारों तरफ एटम और एटम से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ओके, अराउंड अस all the things which we see around us are made up of atoms। हर चीज़ आपकी एटम से बनी हुई है। मेरे हाथ में चौक पीस है, ये भी एटम से बना हुआ है। मैंने जो कपड़ा पहन रखा है वो भी एटम से बना हुआ है। मेरे पास जो माउस है वो भी एटम का बना हुआ है। जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे वो सब एटम से हैं। यहाँ तक कि ये जो लिखा हुआ है इसमें भी बहुत सारे एटम्स मिलेंगे आपको। जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसा कुछ गिरता है पाउडर, दैट पाउडर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम। तो इतना कुछ एटम है हमारे चारों तरफ, तो क्यों ना हम एटम के बारे में अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो ये थी एटम की कहानी। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स। ठीक है, देखिए, एक सिंपल सा तरीका होता है, किसी का जरूर कोई ना कोई नाम होता है। हमने भी एटम्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है उनको हमने नाम दिया है। अब किसी का नाम होता है तो उसको लिखने का भी कोई तरीका होता है।
कि उसको हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू राइट दैट नेम। ओके, किसी ना किसी का नाम भी होता है, सभी का नाम होता है और उनका लिखने का भी एक तरीका होता है। हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वी हैव सो फार 118 एलिमेंट्स। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इनके नाम भी हैं, हमें तो पता है, हमें पता है कि इनके इतने सारे एलिमेंट्स के नाम है। तो फिर जब हमें किसी के बारे में बोलना है, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बोलना है, तो क्या हम बार बार हाइड्रोजन लिखेंगे? क्या ये बार बार हाइड्रोजन लिखेंगे, हीलियम लिखेंगे? नहीं, हम इनकी जगह कुछ स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे, है ना। और ये जो सिंबल वाला जो मेथड है, सबसे पहले यूज किया गया था डाल्टन के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड टू एक्सप्रेस और टू डेफिनेट एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मेथड वाज यूज्ड बाय डाल्टन। और डाल्टन ने जो मेथड यूज किया था वो बड़ा ही अच्छा था। अगर आपने एक सिंपल सा सर्किल बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये है आपका ऑक्सीजन। अगर आपने उसी सर्किल को अगर आपने डार्क कर दिया, डार्क करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आपने ऐसे पूरा उसको भर दिया, ठीक है। ये आपका सर्किल है। सर्किल अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लोगों को जो ड्रॉ करना है वो सर्किल एकदम से सही बनाना है, सर्किल। और अगर आपने सर्किल को क्या कर दिया, बोलिए, डार्क कर दिया, देन इट बिकम्स कार्बन। ये मेथड किसका था? ये मेरा मेथड नहीं है, ये हमारे डाल्टन साहब का मेथड है। डाल्टन साहब ने ऐसा ही यूज़ किया था। फिर से एक और सर्किल, और उस सर्किल के अंदर अगर एक डॉट लगा दिया तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन मेथड, हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल बन गया, ठीक है। फिर एक और सर्किल, और उस सर्किल के अंदर अगर आई लिख दिया तो ये बन गया हमारा आयरन का सिंबल बन गया। और ऐसे ही इसी सर्किल के अंदर अगर सी लिख दिया तो वो बन गया आपका कॉपर का सिंबल। ऐसे करके उन्होंने सिंबल्स बनाए। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब ये अच्छे क्यों नहीं है? अगर ये आपसे पूछा जाए कि इन सिंबल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको बोलना है कार्बन, तो कार्बन बनाने के लिए पहले आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर उसको डार्क करेंगे, टाइम लगेगा। तो दिस इज नॉट कन्वीनियंट, यानी कि दिस इज ए टाइम टेकिंग मेथड, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जब आप किसी सिंबल को ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड का सिंबल बनाना हो, तो गोल्ड के सिंबल बनाने के लिए फिर वही मेथड है। सबसे पहले तो एक सर्किल बनाओ, सर्किल बनाने के बाद में आपको ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में सेंटर में जी लिखेंगे, तो ये बन गया आपका गोल्ड। सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ओके। दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एलिमेंट्स विद दीज साइंस, विद दीज सिंबल्स इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई दिस मेथड वाज रिजेक्टेड। इस मेथड को हमने अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम है बर्जीलियस। व्हाट इज द नेम? बर्जीलियस। और उन्होंने ये सही मेथड हमें दिया। बर्जीलियस जो था, उनका जो मेथड था, बर्जीलियस की स्पेलिंग देख लेना, BERZILIUS। बर्जीलियस जो है, उन्होंने हमें जो सिंबल का मेथड दिया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड फॉर राइटिंग सिंबल्स गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस, हम बात कर रहे थे बर्जीलियस की, ठीक है। बर्जीलियस का जो मेथड था, बर्जीलियस मेथड, इसके अंदर कुछ रूल्स है, यहाँ पर कुछ रूल्स है। तो रूल्स जो है वो हमारे लिए फॉलो करना जरूरी है। रूल नंबर वन, मैं सिर्फ रूल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है इन वर्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों का मैंने नोटबुक देखा, कुछ लोग मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं, तो उनका जो नोटबुक मैंने देखा, तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, सिंपली जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसी को नोट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मेक योर नोट्स, ओके। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, ओके। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सभी एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि इस कैपिटल लेटर का मीनिंग ये होता है कि उसको हम अपर केस बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपर केस,
आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में या कंप्यूटर में पढ़ा होगा अपर केस क्या होता है और लोअर केस क्या होता है। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अपर केस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H लिखेंगे, ये एग्जांपल है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखेंगे, H। अब H कहाँ से आया, हाइड्रोजन की स्पेलिंग में आता है। नेक्स्ट चलिए इसको मैं पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल H। अगर स्मॉल h लिख दिया गलत, क्यों, पहला ही रूल है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और अपर केस, इन अपर केस। सेकंड की बात करें तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद में बोरोन, बोरोन, बोरोन जो है उसके अंदर बी आता है, फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो इसका मतलब फर्स्ट इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल बी। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन कैपिटल सी, अगर स्मॉल सी कर दिया तो गलत। कार्बन के बाद में आता है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल एन, एन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल ओ कैपिटल। ऑक्सीजन के बाद में आता है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोराइन भी बोलते हैं कुछ लोग फ्लोरीन बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे बोलिए। ये हो गया कुछ एग्जांपल्स, फ्लोरीन का हो गया। उसके बाद में नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। नेक्स्ट आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस का होता है पी, पी फॉर कैपिटल। फास्फोरस के बाद में आता है सल्फर, सल्फर, और सल्फर का सिंबल होता है कैपिटल एस। क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर एक रूल, अलग रूल आ जाएगा तो उसकी हम बाद में सेकंड में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात करते हैं हम, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या बोलता है, इफ ए सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 letters देन first letter should be capital and second letter should be small letter. Okay, if a letter, if a symbol, किसका बर्थडे, मुर्मू का। अरे वाह, मुर्मू का बर्थडे और सिंपल पार्टी से काम चला रहा है। वो रात में पकड़ेंगे ना। सही समझे हो। इफ ए सिंबल इज मेड अप of 2 letters, then first letter should be capital, then first letter should be capital, first letter is capital, कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं अभी, दूसरा नाम क्या बताया हमने, अपर केस। ओके, एंड सेकेंड लेटर, उसका जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा ही स्मॉल होगा, सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ये स्मॉल और कैपिटल का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है हीलियम, हीलियम। अब हीलियम है, उसका अगर आप सिंबल H लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि H सिंबल तो हमने पहले ही दे दिया है, किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को हमने H सिंबल पहले ही यूज कर लिया है। चलिए हीलियम का हो गया H, तो अब क्या करें, 2 लेटर लिखने पड़ेंगे, एक और लिख दिया हमने E, HE तो सही है, ये तो सही है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया गलत, आपने अगर ऐसे लिख दिया गलत, ठीक है, आपने अगर ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत। इन चारों में से सही सिर्फ ये है, बाकी सब गलत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सही है, लेकिन सेकंड लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जो है उसका सिंबल जो है वो Li होता है, ठीक है। अब Li में भी आपको याद रखना है, अगर आपने Li ये वाला लिख दिया गलत, स्मॉल li लिख दिया गलत, स्मॉल l कैपिटल I लिख दिया गलत, यही ओनली सही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होता है B। अब क्या केवल B से काम चल जाएगा, क्योंकि B तो हमने पहले दे दिया बोरोन को, तो इसका मतलब इसका सेकंड लेटर और ले लेते हैं। बेरिलियम का होता है Be, सेकंड लेटर अगर कैपिटल लिख दिया या स्मॉल फर्स्ट लेटर लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लैटिन, ग्रीक, जर्मन एटसेट्रा, ये कुछ लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, जहाँ से हमने कुछ लेटर्स हमने क्या किया है, बोरो किया है, कुछ सिंबल्स बोरो किया है, ठीक है, यानी कि सम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और उसके बाद में थर्ड रूल। तो जो थर्ड रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम का। अब देखिए सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। अब आप लोग कहोगे कि क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें तो न तो A आ रहा है न N आ रहा है, तो फिर ये Na कहाँ से आ गया। याद रखिएगा Na जो होता है इसको उसमें ग्रीक भाषा में बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है नेट्रियम, Natrium, यहाँ आ रहा है Na, तो इसलिए यहाँ से सोडियम का सिंबल क्या लिया गया, Na, that is because its Latin word is natrium। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पोटेशियम। पोटेशियम जो है उसका सिंबल होता है K। फिर से वही बात कि सर इसमें तो K है ही नहीं कहीं पे, तो इसका भी लैटिन वर्ड जो है वो होता है K का होता है केलियम, यानी कि पोटेशियम को लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, केलियम, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है नेक्स्ट कॉपर, COPPER, कॉपर जो होता है इसका सिंबल जो होता है वो होता है Cu। अब आप कहेंगे कि इसमें तो है ही नहीं, कॉपर में तो U है ही नहीं, तो कहाँ से आया, ये आया क्यूप्रम से, इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्यूप्रम। ऐसे ही होता है आयरन, ठीक है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, F भी नहीं है, E भी नहीं है, तो ये आया आपका FERUM, फेरम से, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। ये हैं कुछ मेथड्स जो बर्जिलिस ने ये वाला मेथड बताया था, बर्जिलिस ने ये मेथड बताया था। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो होता है AU। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, ठीक है। अब गोल्ड जो होता है उसको कहाँ से लिया गया हमने, गोल्ड वर्ड या इसका सिंबल कहाँ से लिया गया। एक्चुअली गोल्ड का मतलब होता है इंग्लिश में येलो, गोल्ड का मीनिंग क्या होता है, येलो, ठीक है। और ये जो कॉपर का सिंबल जो हमने लिया ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कॉपर जो है उसको साइप्रस से डिस्कवर किया गया था। साइप्रस एक कंट्री का नाम है, वहाँ से कॉपर को डिस्कवर किया गया था। गोल्ड जो होता है उसको भी लैटिन के अंदर बोलते हैं ऑरम, व्हाट इज इट कॉल्ड, ऑरम। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। ये स्टार्ट तो सबसे पहले किया था बर्जिलियस ने, इनके बारे में ऐसा होता है, लेकिन इसके जो रूल्स वगैरह है ना, ये मेथड किसने दिया, बर्जिलियस ने। लेकिन ये जो रूल्स हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, ये रूल किसने बताए, सबसे पहले ये बताया आपको IUPAC ने। आपको याद रखना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, P फॉर प्योर, एंड applied, APPLIED, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो ये है आपका IUPAC का फुल फॉर्म जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमने एलिमेंट्स के नाम को याद करने का जो तरीका होता है, हाउ टू मेमोराइज और हाउ टू रिमेंबर देम, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो क्लास 9th के लिए मैंने 30 एलिमेंट्स बताए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, टेबल 3.1, ये टेबल 3.1 आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। ड्रॉ इन योर नोटबुक,
और ये जो एलिमेंट्स के सिंबल है उनको कोशिश कीजिए लर्न करने की। लर्न करने का मतलब इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ये तो पक्का है कि ये जो टेबल है वो आप एक ही बार में देख के और याद नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे भी इतनी जल्दी ये टेबल याद नहीं होता है, नहीं हुआ था, अब तो मुझे पता है, लेकिन जब मैं आप लोगों की तरह था तो मुझे भी ये टेबल इतनी फास्टली तैयार नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें टाइम लगेगा। सो आप लोगों को कोशिश करना है इसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना आप जल्दी कर सकते हैं इसको लर्न कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो तो आप लोग जानते होंगे, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो है उनके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल आप जानते होंगे, आर्गोन का सिंबल जानते हैं, बेरियम का सिंबल नहीं जानते होंगे। एटलीस्ट 1 to 30 के एलिमेंट्स का जो मैंने आप लोगों को बोला था वो तो आप लोगों को याद ही है। बोरोन का पता है, ब्रोमाइन का नहीं पता, कैल्शियम का आप लोगों को पता है। नेक्स्ट आपका जो है कार्बन का सिंबल आपको पता है। नेक्स्ट क्लोराइन का आपको पता है, कोबाल्ट का भी आप लोगों को पता है, ठीक है। और इसके बाद में कॉपर का भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट फ्लोराइन का पता है। गोल्ड का नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैंने गोल्ड का बता दिया है सिंबल। द सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU, ठीक है। फ्लोराइन का F है, सबको पता है। हाइड्रोजन का भी पता है, हाइड्रोजन का तो सबको ही पता होगा। आयोडाइन का नहीं पता होगा, I होता है। आयरन का Fe होता है। लेड, ध्यान रखिएगा, लेड LED, LEAD, लेड। इसको लीड नहीं बोलना है, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं लीड, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में यहाँ पर इसको लीड नहीं बोलना है, यहाँ पर इसको बोलना है लेड। क्या बोलना है इसको? लेड। और इसका सिंबल होता है PB। अब आप कहेंगे कि इसमें तो PB कहीं दूर दूर तक ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी कहाँ से आया? प्लम्बस से। इसका जो रियल नेम होता है या प्लम्बस, या जिसको हम बोलते हैं क्या, लैटिन नेम, वो है प्लम्बस, ठीक है। चलिए, यह था कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आपकी इच्छा, लेकिन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास। कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या तरीका है, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास। कोई भी एक एटम होगा किसी भी एलिमेंट का, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना कुछ तो उसका वेट होगा, वजन होगा, है ना। एक्चुअली मास और वेट अलग अलग चीज़ें होती है। ये आप सब चीज़ें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये आप लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है क्लास 9th में आप लोगों ने अब तक मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये पता कर लिया होगा, या आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा आपके फिजिक्स टीचर के साथ में, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, ठीक है। सो एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी एक एटम का मास। अब प्रॉब्लम ये है कि हम एटम को नहीं देख सकते, हम एटम को नहीं देख सकते। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जो हमें इस एटॉमिक मास की जो बारे में बात जो हमें पता चली है वो सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने बताया। कि डाल्टन के अकॉर्डिंग जो डाल्टन का एटॉमिक थियरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो है, चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से कि डाल्टन का जो एटॉमिक थियरी है वो कौन से ईयर में प्रपोज किया गया था। ईयर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। व्हाट वाज द ईयर इन विच द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वाज प्रपोज्ड। ओके, चलिए, डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन क्या कहता है कि सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है स्पेशल फीचर जो सिर्फ उसी के पास होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है, या उसका ये एक यूनिक फीचर है। उसका क्या होता है? एक यूनिक फीचर है, प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता के बताइए। जैसे एलिफेंट का यूनिक फीचर क्या है? एलिफेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उसके पास ट्रंक होता है। ट्रंक क्या मतलब, क्या बोलते हैं उसको? सूंड होता है ना।
जो उसी के पास होता है उसके जैसा किसी और के पास नहीं है। मेरे में अगर मैं मेरी बात करूं कि मेरा यूनिक फीचर क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि मेरे में ऐसा क्या है जो किसी और में ऐसा नहीं है। ऐसा ही सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एक यूनिक, एक स्पेशल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और वो होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया एटॉमिक मास के बारे में। ओके, और इन्होंने जो है ऐसा किसकी हेल्प से बताया? इन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी हेल्प से इन्होंने ऐसा बताया। और उन्होंने जो है बाकी के जो साइंटिस्ट थे, देखिए जैसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया तो बाकी के जो साइंटिस्ट थे या पूरा जो साइंटिफिक वर्ल्ड था उसके अंदर इसको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी बातें चली, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने स्टार्ट करने लगे कि क्या किसी एटम का एटॉमिक मास मेजर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वैसे किसी एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का हम मास कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसकी बजाय हमने एक दूसरा यूज़ किया वर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या यूज़ किया हमने इसकी जगह पे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कंपैरिजन करके, देखिए किसी के साथ कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले जो हमने कंपैरिजन वाला मेथड यूज़ किया था, सबसे पहले हमने जो कंपैरिजन मेथड वाला यूज़ किया था वो सबसे पहले यूज़ किया कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा C और O दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल साइज़ के। अगर आपने C को बड़ा और O को छोटा लिख दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये है आपका कोबाल्ट। ये किसका सिंबल है? कोबाल्ट का। तो हाँ, यहाँ पर मैंने C कैपिटल एंड O कैपिटल यूज किया है। ओके, सो दिस इज हियर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका जब आपने प्रिपरेशन देखा या उसका जब प्रिपरेशन किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू प्रोड्यूस one molecule of CO, one molecule of CO. CO stands for again कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट। यानी कि 3 ग्राम कार्बन का और ऑक्सीजन का 4 ग्राम जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देन दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के मास के 4/3 टाइम्स के साथ में कंबाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, अच्छा एटॉमिक मास यूनिट जो हम बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है AMU, एटम का मास का यूनिट AMU। ठीक है, और नाउअडेज AMU जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है U से, एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। पहले हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, नाउअडेज अकॉर्डिंग टू दैट IUPAC रिकमेंडेशन एटॉमिक मास यूनिट की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? U का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अभी अगर आप कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको करते हैं का कंपैरिजन, तो कार्बन के लिए मान लीजिए हमने उसको, कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको हमने बोल दिया 1 यूनिट। कितना बोल दिया? 1 यूनिट। कार्बन के एक एटम का मास हमने मान लिया, सपोज, हमने अभी तक फिक्स फाइंड आउट नहीं किया है, हमने सपोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको हमने 1 यूनिट या 1 यूनिट दे दिया, तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो एलिमेंट होगा या ऑक्सीजन का जो एक एटम होगा उसका कितना हो जाएगा? 4/3। क्यों? अभी हमने देखा था ये 4 है, ये 3 है, तो 4/3 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, 4/3 U एंड दैट इज इक्वल टू 1.33 U। ऐसा होता है। ये तो कब हमने यूज़ किया? जब हमने कार्बन को 1 यूनिट का नाम दे दिया, यानी कि कार्बन के लिए हमने एक फिक्स कर दिया कि यस 1 यूनिट। अब यहाँ पर तो ये डेसिमल में आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है? फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट्स में आ रहा है। तो इसको क्या करें? तो कोशिश हमेशा ये की जाती है कि ये जो एटॉमिक मास होता है उसको होल नंबर में लिखा जाए, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उसको हमेशा हमें किस में लिखना होता है? होल नंबर में। ठीक है, लेकिन
स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले जब एटॉमिक मास यूनिट की बात स्टार्ट की थी तो साइंटिस्ट लोगों ने किसके बारे में सबसे पहले आइडियली या एक बेसिक सिंबल जो है किसका यूज़ किया था? ऑक्सीजन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो एटम होता है उसका यूज़ किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम वाज यूज्ड किसके लिए? फॉर एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेशंस के लिए, फॉर एटॉमिक मास यूनिट, फॉर एटॉमिक मास यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम वाज यूज्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन को क्यों यूज़ किया गया था इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपकी बुक के अंदर 2 रीज़न लिखे हुए हैं, आपकी बुक में 2 रीज़न लिखे हुए हैं और ये रीज़न आपको लिखना भी है, याद भी रखना है, रीज़न 1 एंड रीज़न 2। मैं सिर्फ बोलकर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ऑक्सीजन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया एटॉमिक मास यूनिट यूनिट के लिए? तो पहला रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है? ज़्यादातर अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया, आपकी बुक के अंदर 2 डॉट्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट डॉट ये और सेकंड डॉट ये, रेड कलर का डॉट, सॉरी ब्लैक कलर का डॉट, ठीक है। नेक्स्ट एक और फ़ायदा क्या है ऑक्सीजन को सेलेक्ट करने के पीछे? दूसरा फ़ायदा क्या था कि जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है उसकी हेल्प से हम बाकी के एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास यूनिट है उनको होल नंबर में यूज़ कर सकते हैं या होल नंबर में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो क्या था? रिएक्टिविटी, पहला कारण तो क्या था? रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा था कि जब ऑक्सीजन को अगर आप स्टैंडर्ड मान लेते हैं तो उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनको आप होल नंबर में एटॉमिक मास यूनिट दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1961 एडी में क्या हुआ? फिर से चेंज हुआ, ओके। और हमने फिर से स्टार्ट करना चेंज कर दिया और अब हमने फिर से स्टार्ट कर दिया कार्बन का एटम। और कार्बन में भी कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये आइसोटोप क्या होता है भाई? ये आप लोगों को याद रखना है। आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटोप? आपकी बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि आइसोटोप क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है किसी एक एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। कार्बन के पास में भी आइसोटोप होते हैं और कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं उनको बोला जाता है, उनके लिए होता है यूज कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। ये कार्बन के क्या हैं? 3 आइसोटोप हैं। तो हमने जो यूज़ किया है स्टैंडर्ड एटॉमिक मास कैलकुलेशंस के लिए वो है कार्बन 12, ये वाला। ये भी नेचर में मिलते हैं। ये है तीनों आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप का डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर एटॉमिक नंबर, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, 12, 13, 14। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं दे आर कॉल्ड आइसोटोप। ओके, सो 1961 में हमने फिर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एटॉमिक मास के लिए कार्बन 12 के आइसोटोप को। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कीजिए या उसको डिफाइन कीजिए। आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखा हुआ है 1 एटॉमिक मास यूनिट का। 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है और सेम डेफिनेशन मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसी को मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? कार्बन 12 जो होता है उसका एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम, और उसके अगर आप 12 पार्ट्स कर दें तो उनमें से जो एक पार्ट होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा से समझिए, कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम, और उस एटम का जितना मास होता है उसके टोटल 12 पार्ट्स कर दीजिए। उन 12 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट का जो मास है वही 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। और फिर बाकी के जो अदर एलिमेंट्स थे, बाकी के जो अदर एलिमेंट्स थे उनके साथ में
उनको इसके रेस्पेक्ट में हमने मास यूनिट असाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, एक बुक के अंदर टेबल बनाया हुआ है, और वो जो टेबल है वो आप लोगों को याद रखना है। दैट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल का नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। दिस टेबल यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक ऑल्सो। टेबल कौन सा टेबल है ये? 3.2, टेबल 3.2। यू नीड टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके, और इस टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूनिट के वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का यूनिट 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। विद रेस्पेक्ट टू कार्बन के रेस्पेक्ट में कार्बन का होता है 12। क्यों कार्बन का 12 कैसे हुआ? कार्बन के 12, कार्बन 12 है, इसके जो टोटल एटॉमिक मास है वो होता है 12। हमने एक एटम का 12th पार्ट लिया था, वो कितना होता है? 1 mu। तो 12 पार्ट्स का टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 12 कर दो तो कितना हो गया ये? 12u। कार्बन का कितना होता है? 12u, याद रखना है। ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना होता है? 14u। ओके, ऑक्सीजन का 16u। u क्या है? यूनिफाइड मास। पहले हम AMU बोलते थे, उस AMU को अब शॉर्ट में हमने लिखना लग गए U ओनली। नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, सोडियम का 23 याद रखना है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, सल्फर का इतना 32, क्लोराइन का 35.5। अब ये 35.5 कहाँ से आ गया भाई? तो याद रखिएगा क्लोरीन जो होता है उसके भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 2 आइसोटोप होते हैं क्लोराइन के। कुछ लोग क्लोराइन बोलते हैं, कुछ लोग क्लोरीन के बोलते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप भी कोई सा यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। और जो लास्ट है इस टेबल में वो है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्यों लर्न करनी है? क्योंकि आप जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री स्टडी करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होगा। आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, कई बार आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। और जब आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? आप लोगों को नहीं पता होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पता चल जाएगा। तो ये सब बातें आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करेगी और इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, और मे बी इन द नेक्स्ट क्लासेस आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस based on these tables. Okay, so this is the end of the class right now. Okay, meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.